सबसे पहले मैं 2-3 इतिहास की ऐसी घटनाओं की चर्चा करूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या इनके बगैर हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जा सकता है। एक आईसीएस जो सुख सुविधाओं को अच्छे तरीके से सुख सुविधाओं का जीवन जी सकता था, उसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मन बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हुए और वहाँ भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के बजाय हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाना उनका बड़ा लक्ष्य बना। मैं चर्चा कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और जिस तरह से हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत के पहरे को बेधते हुए वो भूमिगत तरीके से यहाँ से हिंदुस्तान से गए, इंडियन नेशनल आर्मी जो रास बिहारी बोस जी ने बनाई थी उसकी कमान अपने हाथों में ली और उसके बाद जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है वो है आज़ाद हिंद सरकार का गठन। और उसके बाद 1943 के 5 जुलाई जहां सिंगापुर के टाउन हॉल से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और इस नारे के साथ उस हुकूमत से लड़ने के लिए आईएनए के फौजी बाहर निकले जिसके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था। लेकिन कोहिमा और इम्फाल में और म्यांमार में जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे किए, ब्रिटिश फौजों को उन्होंने कड़ी टक्कर दी, वो जीत और हार तो छोड़ दीजिए, भले ही आज़ादी का सूरज नेताजी नहीं देख पाए या देख पाए, आज भी ये रहस्य के कोहरे में छिपा हुआ है। लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत को ये मालूम हो गया था कि यूनियन जैक हिंदुस्तान में अब वो लहरा नहीं पाएंगे और इसीलिए इस आज़ादी का जो असली जो स्वरूप है वो आज़ाद हिंद सरकार के गठन के साथ तय हो गया था, जब दुनिया के अनेक मुल्क कूटनीतिक मान्यता देने के लिए तैयार बैठे थे। दूसरी घटना, कांग्रेस एक बड़ी शक्ति बन चुकी थी। इंदिरा जी, मैं मंच पर बैठे नेताओं से क्षमा चाहूंगा, इंदिरा जी के अधिनायकवाद के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिगुल बजाया और शायद हिंदुस्तान में विरले किसी नायक को यह अवसर मिला होगा कि 1942 का नायक 1974 में महानायक हो गया। देश के 2 कालखंड, एक तरफ मां भारती की आजादी और दूसरी बार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ा संघर्ष। और इसीलिए तीसरी घटना मैंने चर्चा तो कर दी है पहले जब मैं आया था अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए, लेकिन ये बात तो याद कर लीजिए कि एक तरफ चाइना ने आपका बड़ा भूभाग हथिया लिया था, चीनी सेना हिंदुस्तान के अंदर लंबी दूरी तक आ चुकी थी और हिंदुस्तान का काफ़ी मनोबल गिरा हुआ था। लेकिन देश के सिंहासन पर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे, सेना वही थी, उनके पास जो अस्त्र थे वो भी वही थे, उपस्कर वही थे, संसाधन वही थे और भारतीय सेना लाहौर छीनने की स्थिति में थी। तो ये फर्क है हमारे महानायकों के। ये 3 जो घटनाएं हैं, इसके साथ अनेक घटनाएं, मैं जानता हूं मैं आप लोगों के बीच ये बातें कई बार दोहराता रहा हूं शंखनाद यात्राओं के दौरान अलग अलग सभाओं में, लेकिन इतनी बात तय है कि फिर क्यों परेशानी है इस सिस्टम के बड़े स्टेक होल्डर्स को हम लोगों से, इसलिए कि शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता, ये शब्द उनके लिए शब्दकोश में है, हमारे लिए हमारे जीवन शैली के महत्वपूर्ण मूल्य हैं।
और शायद इसीलिए उन्हें भय है कि सत्ता के शिखर पर अगर हम लोग आए तो फिर उनकी मनमानियां नहीं चल पाएंगी। इसीलिए पिछले 3 दशक लगातार आपका घटता हुआ प्रतिनिधित्व, लगातार आप कमजोर होते चले गए। और आने वाले समय में मैंने अगर कहा है अभी नहीं तो कभी नहीं चेते तो इतिहास में आपकी चर्चा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए हम लोगों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण का संकल्प लिया। 1 फरवरी 2021 को इस संगठन का जन्म हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ है। देश के 200 जिलों में शंखनाद यात्रा है, अनेक राज्यों के राज्य सम्मेलन, दिल्ली में कम से कम हम लोगों ने 100 छोटी मीटिंग्स की हैं। दिल्ली और एनसीआर में चप्पे चप्पे में जनसंवाद हुआ है। और जो चीजें उभर करके आई हैं, संजय निरुपम जी, मैं तो कहूंगा 1-2 राज्यों में रेल की पटरियां उखाड़ कर अपनी बात मनवाने वाले लोगों की संख्या से हम कई गुनी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि केवल हम 1-2 राज्य में नहीं हैं, हम दक्षिण में भी हैं, हम उत्तर में भी हैं, हम पश्चिम में भी हैं, हम पूरब में भी हैं, हम अटक से कटक तक हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, इन राज्यों के तमाम शहरी सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जिता सकते हैं, मन मना ले तो किसी को हरा सकते हैं। लेकिन क्यों झंडा, नेता, विचारधारा, आपको यह समझना होगा कायस्थ हित सर्वोपरि, और ये राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जातिवाद नहीं है। हम भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्रों की संतानें हैं। यह हमारा विराट परिवार है और इस विराट परिवार को आप जातिवाद से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, मैंने 1989 में बड़े भाई और हम लोगों के मार्गदर्शक शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने कहा था कि आप क्षेत्रीय पार्टी बनाइए, और जो आपकी लोकप्रियता है, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि बड़े नेताओं की आपके बगैर सभा नहीं हो सकती थी उस दौर में। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये 4 नेता थे जिनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी सक्सेस स्टोरी गढ़ी गई है। तो अपनी क्षमता को पहचानिए, हमारे अंदर जो छिपा हुआ जो साहस है उसको बाहर निकालिए। आप किनकी संतान हैं? प्रतापी पराक्रमी सम्राटों की संतान है। आप उस सूर्य सेन की संतान हैं जिन्होंने चटगांव से फिरंगी हुकूमत को खदेड़ दिया था। आप उनकी संतानें हैं जिन्होंने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था, जिन्होंने हंसते हंसते अपने सर कटवा दिए थे। बहादुरी, पराक्रम और विद्वता, ये सब किसी कौम के पास एक साथ नहीं होते। आपके पास तो कलम भी है, आपके पास तलवार भी है। और उदय सहाय जी को मैं एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। इसके पहले कितने लोग जानते थे सीएन अन्नादुराई हिंदुस्तान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, वो कायस्थ थे, मुदलियार कायस्थ थे। माणिक्यलाल वर्मा हिंदुस्तान की आजादी के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हुए। उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास हुए, जहां जानकी वल्लभ पटनायक, नवीन पटनायक आधुनिक उड़ीसा के निर्माता, और उनके पिता बिजू पटनायक। और बंगाल के 70 वर्षों में 50 वर्ष, अकेले ज्योति बसु के 25 वर्ष। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र पर हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व का बीज है। और आज भी त्रिपुरा, जहां त्रिपुरा में मानिक सरकार ने
कम से कम 20 से 25 वर्ष शासन किए होंगे, उस राज्य की भी कमान आज बिप्लब देब के पास है। अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, सभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आज गिनती के लोग इस सिस्टम में बच गए हैं जो घुन की तरह पिस रहे हैं। इसीलिए इस देश को बचाना है। राष्ट्रवाद का अर्थ है कायस्थवाद को प्रबलता और प्रमुखता के साथ प्रोत्साहित कीजिए। और आज से कोई चित्रांश नहीं, हम कायस्थ हैं। गर्व से कहो हम कायस्थ हैं, गर्व से कहो हम कायस्थ हैं। अब मैं आपके बीच जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, मैं जानता हूं इस देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों के दिलों में आप बसते हैं। आप सत्ता में हो, प्रतिपक्ष में हो, लेकिन लोग खुद को आपसे जोड़कर देखते हैं। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, आइए, आपके महान उद्गार, आपके विचार, आपका संदेश हमारी भावी दिशा को भी तय करेगा।